नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का 8वां प्रकरण, लाने की लाज रखना। स्त्री के शरीर में यौवन का उफान आते आते शांत हो जाता है। यही बात धरती के लिए भी थी। चौमासे की झड़ी और तूफान शांत हो गया था। धरती द्वारा पहनी हुई हरी साड़ी का रंग भी जैसे उड़ने लगा था। उसमें भी रबी की फसल के लिए तैयार किए गए इक्के दुक्के खेत देखकर तो ऐसा लगता था मानो बीच बीच में थेगड़ियाँ ही लगा दी गई हों। परंतु स्त्री के शांत यौवन की भी एक अद्भुत खुमारी होती है। वही खुमारी कुएं का पानी पीकर बड़ी हुई गेहूं की फसल के ऊपर दिखाई देती थी। यह सारी की सारी फसल पूर्व दिशा से धीरे धीरे आती हुई शीतल वायु में मंद मंद मुस्कुराती दिखाई देती, तो क्षण भर बाद ही ओस की बूंदों में सूर्य को नचाती हुई धीर गंभीर बन बैठती। दोपहर के समय ऐसी फीकी दिखाई देती जैसे अत्यधिक कार्य की व्यग्रता में पड़ी हो, तो संध्या समय उन सब चिंताओं को भूलकर हंसने का प्रयत्न सा करती। वस्तुतः संध्या के समय तो वह ऐसी लाल गुलाल बन जाती जैसे उसकी पिया मिलन की अधीरता और अर्धरात्रि की शीतलता। समीर में तो ये सारी की सारी फसल धरती की ओर ऐसे ढलती रहती जैसे मानो सिसकारी भरती हुई पिया की गोद में छिप रही हो। किसानों ने भी चौमासे के ऊंचे ऊंचे मचानों को छोड़कर धरती पर ही आसन जमा लिया था। साग के पत्तों से छाई हुई झोपड़ी की जगह घास के पूले बांधकर छोटी सी झोपड़ी सी बना ली गई थी। चौमासे की बदली वाली रात में बजते अलगोजे या बांसुरी की जगह किसी किसी झोपड़ी से इकतारे के मधुर स्वर आ रहे थे। कान्हजी का अपना कुआं न था, जबकि हीरा का था, पर पुर लेने या पानी काटने वाला कोई दूसरा साथी न था। इसलिए ये दोनों जने पिछले कई वर्षों से रबी की फसल साझे में ही करते थे। फिर शुरुआत में हीरा को एक और भी आराम था। वह यह कि कान्हजी के अकेला फक्कड़ होने के कारण झोपड़ी पर नंबरवार सोने का प्रश्न ही जाता रहा था। लेकिन अब तो हीरा 2 बच्चों का बाप बन चुका था, इसलिए घर की अशांति की अपेक्षा झोपड़ी की कड़ाके की ठंड उसे अधिक अच्छी लगती थी। लेकिन वहाँ कभी कभी कान्हजी अशांति पैदा कर देता था। तू यहाँ सोने आता है, ये मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरे लिए तो 1 से 2 अच्छे। लेकिन क्या तुझे इसकी भी परवाह है कि घर पर कंकु भाभी मेरी जान ले लेगी? हीरा हंसकर जवाब देता, कभी जान ली होगी, पर अब तो वे दिन गए कांजी, अब तो उल्टे घर सोने में ही जान जाती है। ऐसा कहने पर भी कभी कभी तो कांजी हीरा को आधी रात के समय ही घर को धकेलता। हीरा को बड़ा गुस्सा आता, लाचारी भी दिखाता, पर कांजी माने तब ना। बेचारे हीरा को विवश होकर वहाँ से जाना पड़ता। इस वक्त कोई घर जाता देख ले तो क्या कहेगा। इस भय के अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई तो यह थी कि किवाड़ खुलवाने के लिए चिल्लाना पड़ता था। प्रायः वह दूसरी झोपड़ी में ही गोता मार जाता। दूसरे दिन जब कांजी को पता चलता तो वह पेट पकड़कर हंसता। इस वर्ष भी कांजी को वह पुराना मजाक याद आया और एक बार तो वह कर भी दिया, परंतु दूसरी बार जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही हीरा को संदेह हो गया। ये महाशय कहीं और कुछ तो नहीं करते, और यदि ऐसा हो भी तो इसके लिए बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं थी। दूल्हा के घर की दिशा में ही खेत भी था। इस बात की जांच करने के लिए ठंड से सिकुड़ता और इधर उधर देखता हीरा एक और छिप रहा, पर न तो झोपड़ी की आग ही बुझी और न कोई जाता ही दिखाई दिया। इस टेकरी का चक्कर लगाकर तो न गया होगा, ऐसी शंका होती। लेकिन तभी कांजी या तो शियार भगाने को उठता या चिलम भरता दिखाई देता। बड़े सवेरे अपने घर की ओर मुड़ता हुआ अपने संदेहशील स्वभाव पर बड़बड़ाता, अरे मूर्ख, जरा ये तो सोच कि यदि ऐसी बात होगी भी तो क्या कांजी तुझसे कहे बिना रहेगा? उसने तो उसी दिन सौगंध खाकर कहा था कि मुझे जीवी का मुंह देखे उतने महीने बीत गए हैं जितने दिवाली को बीते हैं। उसका पूरा मुंह देखे भी काफ़ी दिन हो गए। कान्हजी के इस कथन में तनिक भी झूठ न था। निश्चय करके मिलने की बात तो दूर रही, वह तो इस भय से कि कहीं अचानक भेंट न हो जाए चलने फिरने में भी बड़ी सावधानी बरतता था। जीवी ने रतन के साथ जो भायला मतलब मित्रता सहेलीपन जोड़ा था, वह भी उसे खाए जाता था। इसीलिए तो उसने रतन का आना जाना भी बंद करा दिया था। एक दिन मोहल्ले में घूमती रतन से छाछ ले आती जीवी ने पूछा, क्यों रतन, अब मेरे घर नहीं आती? आ चल। नहीं जा, नहीं आना, रतन ने मुंह बिचका कर कहा। लेकिन मैं तुझे गुड़ दूंगी, तू चल तो सही, कहकर जीवी ने रतन की बाँह पकड़ी। रतन ने भयभीत दृष्टि से घर की ओर देखा, खेतों से आते रास्ते की ओर भी देख लिया
और अंत में जीवी की ओर करुण दृष्टि से देखकर बोली, नहीं, मेरे काका मारेंगे। क्षण भर के लिए जीवी का मुंह ऐसा उतर गया जैसे पीलिया हो गया हो, जैसे विश्वास न होता हो। ऐसे पूछा, तेरे काका ने मना किया है या बापा ने? नहीं, मेरे काका ने, कहकर रोनी सी सूरत से रतन जीवी की ओर देखने लगी। कहीं ऐसा न हो कि भूल से कह रही हो, इसलिए तीसरी बार यही सवाल दोहराया, तेरे काका ने? हाँ, कहते हुए रतन ने सिर हिलाया। जीवी ने तुरंत उसकी बाह छोड़ दी और होंठ चबाती हुई चली गई। अब तक तो जीवी का यही विश्वास था कि कांजी का यह अपने से दूर रहने का व्यवहार लोगों के दिखाने के लिए ही है, पर आज जब रतन को नहीं, मेरे काका मारेंगे कहते सुना तो उसकी आंखें खुली। एक बार तो वह झुंझला उठी, यदि यही करना था तो मुझे यहाँ लाए ही क्यों? कौन सा सगा भाई बिना औरत के रहा जाता था जो वचन देकर मुझे बांध लिया? और यदि आज उसे कांजी मिल गया होता तो वह शायद बीच रास्ते में ही उससे लड़ भी पड़ती। घर में घुसते ही सास को कहते सुना, ओहो, छाछ लेने आनगाम गई थी क्या री? दिन भर चक्की खोटने वाली की तरह खुट खुट करती सास को होगा यह तो उसकी आदत ही हो गई है, कह कर टाल देने वाली जीवी को आज क्रोध आ गया। छाछ की मलरिया को चौके के बाहर कोठी के पास रखती बोली, ऐसा ही था तो तुम जाती। मलरिया मिट्टी का एक छोटा पात्र, यह तो समझ गई कि तू बड़ी कमाई करके आई है, पर मलरिया को तो ठिकाने से रख, नानी बुढ़िया ने कहा। और जीवी को रखो, रखना हो तो कहकर चक्की वाले चबूतरे पर बैठती देखकर दाएं कंधे पर सिर की झोंक देते हुए बोली, वाह, सब कुछ मैं ही करूँगी, तो क्या तू मेरे घर गद्दी पर बैठने आई है? बड़ी आई गद्दी पर बिठाने वाली, कहकर जीवी उछलकर खड़ी हो गई। सार से टोकरा लिया और बगल में दबाकर घर से बाहर निकल पड़ी। सार मतलब घर में गाय भैंस बांधने की जगह। पीछे बुढ़िया बड़बड़ाती ही रही, लेकिन मुझे कंडों में आग तो नहीं लगानी, अभी घड़ी भर में कुआं छूटने वाला है और खाने का ठिकाना तक नहीं। पर जीवी ने तो करो करना हो तो कि बड़बड़ाहट के साथ खेतों का ही रास्ता लिया। सास भी इस रांड को आज हुआ क्या है, यूं बड़बड़ाती हुई खाना पकाने में लग गई। ये ठीक है कि जीवी बगल में टोकरा दबाए खेतों में कंडे बीन रही थी, पर यह सब यंत्रवत ही हो रहा था। आधा टोकरा भरती और एक जगह ढेर लगाकर आगे बढ़ती, परंतु उसे इसका भान तक न था कि उसने ऐसे ढेर कितने और कहाँ लगाए हैं। बड़ी देर बाद जब वह हेल चिन्ने बैठी तो उसने याद करके देखा कि वह इतने कंडे बिन चुकी है जिससे एक के बदले 2 हेल चीनी जा सकें। समय भी बहुत हो गया था और वह आई भी सास की बिना मर्जी के थी, फिर भी उसने हेल ऐसे धीरे धीरे चीनी जैसे उसे इसकी कोई चिंता ही न हो। उठाने वाले की राह देखती बैठी रही। कुछ देर हुई होगी कि पास ही के झरने से पानी भरने आने वाली एक स्त्री को देखकर जीवी ने आवाज़ लगाई और बुलाया। जब वह हेल लेकर घर की ओर चली तब सूर्य पश्चिम में ऐसे सहज भाव से ढल गया जैसे दोपहरी बिताकर उठा हो। दूल्हा ओसारे में हुक्का पीता हुआ ऐसे बैठा था जैसे उसकी राह ही देख रहा हो। जीवी को देखते ही उसने पहला सवाल किया, कंडे लेने कौन कौन गई थी? जीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। ओसारे में एक और ओलाती के नीचे कंडे डालकर टोकरा लिए हुए वह घर में घुस ही रही थी कि दूल्हा ने फिर पूछा, क्यों, क्या कानों में ठेठा लगा लिया है? ठेठा ऐसी वस्तु कान में लगाना जिससे सुनाई ना दे। जीवी वहीं खड़ी हो गई, दूल्हा की ओर गर्दन घुमाती हुई बोली, क्या है? और तीखी नज़र से उसकी ओर देखने लगी। मुंह की रेखाओं में भय का नामो निशान तक न था। हाँ, एक प्रकार की कठोरता अवश्य थी। दूल्हा काँप उठा। दूल्हा भी ऐसा न था जो अपनी धाक जमाने के इस प्रथम अवसर को हाथ से जाने देता। इसके विपरीत वह तो ऐसे अवसर की राह ही देख रहा था। वह तुरंत खाट से उठा, जीवी को सटाक से खींचकर एक तमाचा जड़ा, ऊपर से एक लात भी लगाई। हुंकार तो चालू थी ही, तेरी माँ की रांड, तू अभी मुझे जानती ही नहीं। आज तो इतना करके ही छोड़ता हूँ, लेकिन आगे यदि अकेली कहीं बाहर गई या बुढ़िया का कहना न माना तो तू जाने। जैसे कुछ हुआ ही न हो ऐसे टुकुर टुकुर देखती जीवी अब भी वहीं खड़ी थी। दूल्हा फिर गरजा, तू मेरे सामने से चली जा, नहीं तो अभी खबर पड़ जाएगी, समझी? और जीवी ऐसे खड़ी थी जैसे इस खबर पड़ने को देखने के लिए ही खड़ी हो। खाट पर बैठा दूल्हा अंतिम चेतावनी दे रहा था कि इतने में ही घर से नानी बुढ़िया आ पहुंची। जीवी को घर में धकेलती हुई दूल्हा को बुरा भला कहने लगी।
यदि इस बात पर हाथ न उठाया होता तो क्या तेरी बहादुरी का पता न चलता। परंतु यदि सच पूछा जाए तो धूला को लोगों के सामने अपने व्यक्तित्व का परिचय देना था। जब से जीवी आई थी तभी से लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। रूप का टुकड़ा तो लाए हो धूला भाई, पर देखना जरा भारी पड़ेगा। धूला मूंछों पर ताव देता हुआ जवाब देता, भारी भारी क्या कहते हो? यदि कुछ ही दिनों में सीधा न कर दूं तो मेरा नाम धूलिया नहीं, उसकी मजाल नहीं जो तनिक भी इधर उधर करे। और जब कोई आज के पराक्रम की बात यूँ पूछता, सुना है कि घर में मारपीट कर डाली धूला, तो उसे कुछ शर्म भी आती। गर्दन हिलाते हुए गंभीरता से जवाब देता, अभी हुई कहाँ है, अब होगी। कारण इससे धूला को संतोष नहीं हुआ था, क्योंकि न तो जीवी दरवाजे के बीच में बैठकर चीखी थी और न गुस्सा होकर बाहर ही निकली थी। इससे तो उल्टा उसका असंतोष बढ़ा ही था। गांव के लोगों को अड़ोसी पड़ोसियों के कहने से पता चले तो मारना किस काम का है? मारना तो तभी सार्थक है ना, जबकि लोग जीवी का विलाप सुनकर इसका अनुभव कर ले कि धूला ने मारी है। और यह सोचकर वह मन में कहता, अच्छी बात है, दोबारा मौका आने दे, तब तेरी खबर लूँगा। और इसके बाद दोबारा कब मौका मिले और कब उसका पानी उतारे, इस उधेड़ बुन में जीवी की उस दिन की निश्चल मूर्ति का स्मरण करके बड़बड़ाता, अरे जा, मैंने ही भूल कर दी, अब क्या होता है, नहीं तो मुझे उसी समय सीधा कर डालना चाहिए था। अच्छी बात है, अब की बार अवसर मिलने दो, फिर देखना तमाशा। और धूला को ये अवसर चौथे दिन शाम को ही मिल गया। जिस समय वह कुएं वाले खेत पर बैठा था, उसी समय उसके पड़ोसी रेशमा ने कहीं से खबर ला कर दी कि फलां दिन शाम के वक्त जीवी गाय खोजती खोजती कांजी की झोपड़ी पर गई थी। ऊपर से उसने यह भी कहा, देखने वाले व्यक्ति का कहना था कि वह पूरी पाली मक्का पीसने तक झोपड़ी से बाहर नहीं निकली थी। पाली का मतलब मुंबई में 4 सेर का 1 तोल का परिमाण। 1 पाली 2 पाली के हिसाब से ही वहाँ अनाज तुलता है। ब्रज में भी ऐसा प्रयोग होता है। अक्सर गांव में स्त्रियां कहती हैं, 1 ढैया 2.5 सेर, पसेरी 5 सेर मक्का पिस गई, पर उसकी बातें खत्म न हुई। यह सुनकर धूला आग बबूला हो गया। एक ओर उसे कांजी का डर लगता था तो दूसरी ओर उसका मालिकपन लजाता था। तो जो कुछ होना हो सो हो, कहता हुआ वह घर आया। जीवी को ढूंढ मारा पर वह घर में कहीं न दिखी। बुढ़िया से पूछा तो पता चला कि पानी भरने गई है। आने दो, आज उसकी खैर नहीं, कहता हुआ वह ओसारे में आया। लेकिन है क्या, तुझे क्या भूत लग गया है? पीछे आती हुई बुढ़िया ने कहा। भूत तो तेरी बहू को लगा है, उस दिन इतना कहा सुना फिर भी रांड। बुढ़िया बीच में ही बोल उठी, अपने आप लोगों में फजीता न करा के जरा धीरे से बोल। और खाट पर बैठे धूला के पैरों के पास बैठकर पूछा, आज और क्या हुआ है? धूला ने धीरे से पर गुस्से में सुनी हुई बात कह दी। आगे बताया, यह रांड कोई मुझसे थोड़ी ही ब्याही है, यह तो उस छला से। बुढ़िया ने बीच में ही टोका, लोगों की बातों में न आकर चुप रह। लोग तो तिल का ताड़ बनाते हैं, उसमें उनके बाप का क्या जाता है। यदि मारपीट की और वह भाग गई तो उनको उल्टा कहने का मौका मिल जाएगा, फिर बिना औरत के सिर फोड़ता रहेगा तू, इसमें उनका क्या जाएगा। ले तू अब खेत पर जा, ढोरों के आने का वक्त हो गया है, किसी के ढोर घुस गए तो 5 मन का सफाया कर देंगे। उठ खड़ा हो, कहकर बुढ़िया ने बड़बड़ाते हुए धूला को उठाकर खेत को रवाना किया। पीछे से फिर कहा, लोगों की बातों में आओगे तो भीख मांगते फिरोगे। आजकल का समय तो ऐसा है कि आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। बुढ़िया ने धूला का खाना भी छोटे लड़के द्वारा कुएं पर ही पहुंचवा दिया। दूसरे दिन तो धूला का गुस्सा भी, अच्छी बात है, अब की बार छोड़े देता हूँ, पर आगे से यदि तूने फिर ऐसा किया तो देखना, इस कानिया के पास जाने की तेरी जन्म भर की आदत न छुड़ा दूँ तो याद रखना कि धूलिया क्या कहता था। इन शब्दों के साथ ठंडा हो गया। उसने बुढ़िया को भी चेतावनी दे दी, अब की बार तो गम खाए जाता हूँ, पर यदि आगे से ऐसा एल फेल देखने में आए तो जीते न छोड़ूंगा, समझी। दूसरी ओर गांव में भी तरह तरह की बातें हो रही थी, पर इसमें सत्य क्या था, इसे तो जीवी और कांजी 2 ही जने जानते थे। जीवी गई तो थी गाय ढूंढने ही, पर सामने कान्जी की झोपड़ी देखी तो उससे जाए बिना ने रहा जा सका। कान्जी झोपड़ी में बैठा बैठा तंबूरे के टूटे हुए तारों को बदल रहा था। जीवी को देखते ही चौंक पड़ा, इधर उधर नज़र डाली। एक ओर संध्या का गुलाबी रंग काला पड़ रहा था, दूसरी ओर गांव को घेरता हुआ धुआं भी जमते अंधेरे को गहरा कर रहा था।
कान्हा बोल पड़ा, क्यों, तू कहाँ से इस समय? गाय खोजने निकली हूँ, झोपड़ी की बल्ली पकड़ते हुए जीवी ने कहा। तंबूरे पर नज़र डालकर हंसती हुई बोली, बाबा जी बनने की तैयारी कर रहे हो क्या? तू मेहरबानी करके या तो अंदर आ या फिर वापस जा। कान्हा के उतरे हुए मुंह को देखकर जीवी और भी ज़्यादा हंसी और उसे तंग करने के इरादे से ही झोपड़ी में घुसती हुई बोली, इसमें इतना घबराते क्यों हो? लो, मैं अंदर आ गई। लेकिन इस समय तू यहाँ आई क्यों? तेरी गाय कहीं यहाँ झोपड़ी में तो? जीवी को कुछ दुख तो हुआ, पर उसने अपना विनोदी स्वभाव न छोड़ा। बोली, यदि दर्पण हो तो जरा अपना मुंह तो देखो। और जैसे स्वगत कथन कर रही हो ऐसे कांची पर तरस खाती हुई कहने लगी, कहाँ वह अल्हड़ बछड़े जैसा मुंह और कहाँ ये गरीब गाय जैसा मुंह। कान्हा की ओर देखते हुए कुछ क्रोध के साथ फिर बोली, यूँ हक्का बक्का होते तुम्हें लाज भी नहीं आती? ऐसा क्या है जो तुम इतने ज़्यादा डरते हो? क्या कोई औरत अपने खेत पर जाती ही नहीं? नहीं नहीं, मैं कोई अपने लिए थोड़ी ही डरता हूँ, कहता हुआ कान्हा जैसे होश में आ गया हो या अपने पहले व्यवहार के लिए पश्चाताप कर रहा हो, ऐसे हंसा। बोला, मैं तो तेरे लिए, उस बंदर को पता चलेगा तो फिर मारपीट करेगा, इसलिए, नहीं तो मुझे और कोई। लेकिन इसमें तुम क्यों घबराते हो? मैं तुमसे फरियाद करने आऊँ तो कहना। ये तो मुझे तुमसे ज़रा एक बात पूछनी थी, इसलिए मैंने कहा कि लाओ इधर आई हूँ तो इस झोपड़ी में। क्या बात है, कहकर पीछे हाथ टेकते हुए कान्हा जीवी की ओर देखकर हंसने लगा। कितने दिन बाद जीवी को ये हास्य देखने को मिला था। वह कान्हा को तिरछी नज़र से देखती खड़ी रही। कान्हा ने अपनी आंखें हटा ली, बीच में पड़े तंबूरे को एक ओर रखते हुए फिर पूछा, क्या बात पूछती है, ये तो बताया ही नहीं। खाक धूल, बात क्या पूछनी है, मैं तो यूं ही। कैसी चंट है, कहकर कान्हा ने झोपड़ी की बल्ली पकड़कर झूलने के लिए तैयार जीवी से कहा, कहीं तोड़ न डालना। देखो, कहकर जीवी ने और भी वजन डाला। कान्हा बोल उठा, अरे पागल तो नहीं है, अभी उठूंगा तो फिर नखरे न कर, समझी? सच कहता हूँ। नहीं तो क्या करोगे? कहती हुई जीवी की सूरत, उसकी तिरछी नज़र, उमड़ता मंद मंद मुस्काते होठ, गालों में पड़ते हल्के हल्के गड्ढे और इस सब के बाद पूरी शरीर की मरोड़ आदि देखकर कान्हा को फिर कहना पड़ा, यहाँ से जाती है कि नहीं? बात कहनी हो तो फिर किसी दिन मिलना, अब तो जा। लेकिन मुझे वहाँ जाना ही नहीं, बहुत कहोगे तो लो, यह बैठी हूँ। कहती हुई जीवी बैठ भी गई। बोली, नहीं जाती, जाओ, तुमसे जो हो सो कर लो। मुझे कुछ नहीं करना देवी, मैं तुमसे कहता हूँ कि तू जा, कहकर कान्हा ऐसे जोर से होंठ चबाने लगा जैसे उसे कोई अकथनीय उलझन हो रही हो। फिर कहने लगा, उठ ओ जीवी, सच कहता हूँ मुझसे अब। पर इससे पहले तो वह खड़ा भी हो गया था। पागल आदमी की तरह वह जीवी की ओर मुड़ा। तो देख, कहकर हाथ तो बढ़ाए, पर दूसरे ही क्षण उसके उर प्रदेश का हल्का सा धक्का मारते ही, जैसे उसे उठाए ही न लिए जा रहा हो, ऐसे झोपड़ी के बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर खड़े हुए कान्हा ने मीठी नज़रों से घूरती जीवी से कहा, तभी से मैं कह रहा था न, अभी भी सच कहता हूँ, बाहर निकल। और जीवी फिर भी नहीं निकली। जाओ, कहकर मुंह बिचकाती हुई तिरछी नज़रों से देखने लगी। तो कान्हा को एक और चल ही देना पड़ा। जाते जाते बोला, तो ले, बैठी रह अकेली। जो झोपड़ी में भी न समा सके, ऐसा भारी निश्वास छोड़कर जीवी बाहर निकली। मुंह नीचा किए हुए ही गांव की राह पकड़ी। कान्हा ने उसे 2 बार बुलाया तो न रुकी, पर तीसरी बार बुलाया तो झट खड़ी हो गई। कान्हा का मुंह भारी हो गया था। जोर से सांस लेकर नीची निगाह किए हुए ही वह बोला, देख जीवी, मुझे बहुत दिन से तुझसे एक बात कहनी थी। मैंने तुझे यहाँ लाकर भारी भूल की है, लेकिन अब उसमें सुधार नहीं हो सकता। परंतु फिर भी ये सच है कि आज से हम दोनों ऐसे रहेंगे जैसे एक दूसरे को पहचानते ही न हो। इसी में तेरा और मेरा दोनों का भला है। कहकर कुछ रुका। जीवी का निश्वास सुनकर फिर बोला, तुझ पर क्या क्या बीतती है ये सब मुझे मालूम है, परंतु अपने दिल की बात मैं किससे कहूँ। लेकिन अब तो फिर बात बदली। आज तो तू यहाँ आई सो आई, पर अब फिर इस ओर नहीं आऊँगी, कहकर कान्हा की ओर एक ज्वालामयी दृष्टि डाली और पीठ फेरकर चली गई। कान्हा अपने हाथ बगल में दबाए जीवी की पीठ को बेहोशी सी में देखता हुआ बड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा
होश आने पर खेत के चारों कोनों पर नज़र डाली और गांव की ओर चला। मस्तिष्क में कई हजार विचार उठ रहे थे, तरह तरह के सवाल जवाब हो रहे थे। उनमें से मुख्य तो यही था, मैं इसे यहाँ लाया ही क्यों। और पश्चाताप करता हुआ सौगत कहने लगा, आंखों के आगे लाकर उल्टा दुख ही बटोरा है। साथ ही यह भी सोचा, धूलिया की ऐसी तैसी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। दुनिया भले ही कुछ कहे और वैसे भी क्या नहीं कहती, लेकिन इतना होने पर भी उसका जी तो चटकता ही था। नहीं नहीं, उस दिन भगत जी कहते थे, कान जी जीवी को लाया है तो लाने की लाज रखना। गांव में घुसते ही कानजी ने अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाते हुए निश्चय किया, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर मैं कभी जी नहीं बिगाड़ूंगा। आज से उसकी ओर आंख तक न उठाऊंगा। लेकिन कानजी का यह विचार और मंथन कोई दुनिया की जानकारी में थोड़े ही था। उसने ऐसी ऐसी बातें की जिनका कि कोई अस्तित्व ही न था। जब वे बातें भगत जी के कान में आई तो उन्होंने भी बात ही बात में कानजी से कह दिया, शरीर बिगड़ जाए यह बात तो मेरी समझ में आती है भाई, क्योंकि देर सवेर नई चमड़ी आ जाती है, पर यदि जी बिगड़ जाए तो उस पर लगा दाग दूसरे जन्म में भी नहीं छूटता। सच बात है भगत जी, कहकर कानजी विचार मग्न हो गया। उसे ये समझते देर न लगी कि भगत जी ने ये उदाहरण उसी के लिए दिया है। उस दिन से उसने पक्की गांठ बांध ली, आज से जीवी को मेरी आखिरी राम राम। और मन ही मन भगत जी से कहा, यदि आज से कभी उसका नाम भी लूँ तो कानजी से फट कह देना भगत जी। और उस दिन से कानजी ने जीवी पर से जैसे मन ही उठा लिया। कभी बराबर वालों की मंडली में बैठा होता और जीवी आ जाती तो वह उठकर चल देता, और अगर बैठा भी रहता तो उससे बात करना तो दूर, उसकी ओर देखता तक नहीं। जहाँ तक उससे होता उसकी ओर पीठ ही रखता। दूसरों से की गई बातचीत में क्या घुमा फिराकर भी अपने लिए कुछ कहता है के लिए निरंतर परेशान रहने वाली जीवी को बिल्कुल निराश होना पड़ता। और कान्हजी की ओर से होती आने वाली अवहेलना से जीवी का दुख कई गुना बढ़ गया। मन ही मन कहती थी, ऐसा आदमी तो कहीं देखा ही नहीं, कौन कितने पानी में है, ये क्या गांव में किसी से छिपा है। लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा अलग तो नहीं रहता। और मानो सोचती कि कब कांजी मिले और कब कहूँ, यूँ सामने देखने से ही पाप लगता है, तो आधी रात को बुलाने क्या झक मारने के लिए गए थे। लेकिन कहे तो तब न, जबकि कांजी सामने मिले। जीवी को बहुत दिनों बाद देखता तो या तो पीछे लौट जाता या दूसरे रास्ते से निकल जाता। जीवी मन में सोचती, छाया पड़ जाती होगी। और एक दिन किसी बात के प्रसंग में 5-7 जनों के बीच में उसने कह भी डाला, बड़ी बड़ी बातें ही करते हो हीरा भाई, मुंह पर मूछें तो मर्द की हैं पर कलेजा तो पिड़कुलिया का ही लगता है। जीवी ने कहा तो हीरा को लक्ष्य करके था, पर देखा था कांजी की ओर ही। लेकिन कांजी ऐसे चुप रहा जैसे बहरा हो, न हंसा न जीवी की ओर देखा। जीवी को खूब गुस्सा आया, पर क्या करे, दूल्हा की मार और सास की कलह सह सकती थी, पर कान्हजी की ये उदासीनता उसके हृदय को काटे खाती थी। कान्हजी को जब वह दूर से देखती तो उसका हृदय जैसे तड़प उठता। और तो कुछ नहीं, न बोले तो भी कोई बात नहीं, पर आंख उठाकर कभी सामने तो देखे, मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा है। और आजकल तो उसकी आंखें भी भर आती थी।